बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ख़बरें तो हमारे पास हैं, ये सारी ख़बरें आपको मैं देने जा रहा हूँ, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड है उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा तज्ज़िया करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बातें मुझे समझ में आ रही हैं मैं आपके सामने रखूँगा। आप उसको गलत भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मेरा निचोड़ है जो मैंने पूरे मीडिया से सुबह से लेकर अब तक निचोड़ा है। तो एक खबर अगर आप 100 जगह से पढ़ें तो उसकी खबर की जो मामला है वो थोड़ा बदलता ज़रूर है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको खबर दे दूँ ईरान की, फिर मैं हम बात करेंगे ग्रीनलैंड पे, नेटो के ऊपर, तुर्की के ऊपर, तमाम चीज़ों पे करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो रज़ा पहलवी है वो कह रहे हैं लोगों से क्या सड़कों पर आप रहें, ठीक है। अब मामला ये है कि ईरान में लोग सड़कों पर रहें, रज़ा शाह पहलवी ये बात कर रहे हैं, उन्हें क्या लालच होगी, तबसरा कर रहा हूँ, क्या लालच होगी कि उनको इक़्तिदार मिल जाएगा, उन्हें प्लेट में रख के ईरान मिल जाएगा और ये उसके बाप की विरासत है तो उसका हक बनता है। इसके हिसाब से ये उसके बाप की विरासत है, वो बादशाह था ईरान का, तो अब मैं उसका हक रखता हूँ और इसी ज़िंदगी में मेरे बाप को निकालने वालों से बदला लूँगा, चुन चुन के मारूँगा, सबको कैद करूँगा। एक दिमाग में जो बदला है, बाप को भगाया था ना इसके, तो वो तमाम मैं ख़त्म करूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ईरान के साथ बहुत बुरा भी हो जाए तो रज़ा पहलवी नहीं आने वाला, ये आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ, बिकॉज ये यूज़लेस आदमी है इस टाइम। अगर मैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ, क्योंकि ये बदले शदले की बात करेगा, वहाँ पर उनको बदला नहीं, इस टाइम ऊपर प्यास लगी हुई है ऑयल की। फिर वो चाहे वेनेजुएला हो, फिर वो चाहे वो तमाम एरियाज़ हों जहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स हैं, सिंपल सी बात है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बदले लें या रज़ा पहलवी के तमाम जो ख्वाहिशें वो पूरी करें। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, ईरान के अंदर जो है वो, अगर आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के दौरान 217 अफराद हलाक हो चुके हैं, टाइम मैगज़ीन दावा कर रहा है। याद रखिएगा कि इस टाइम इंटरनेशनल मीडिया जो है इन मामलात को बहुत बढ़ा के बता रहा है, यानी कि अगर वहाँ पर 20 बंदे मरेंगे तो ये 200 बोलेंगे, अगर वहाँ पर 200 मरेंगे तो ये 2000 बोलेंगे। ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया में मैंने नोट की हैं कि इस तरीके से एडजस्ट की जा रही हैं। लेकिन ईरान इसका जवाब क्या दे रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने स्पोक्स पर्सन ऑफ ईरान, वो मैं सुप्रीम लीडर का बयान आपके सामने रख दूँ। और उनके जो मुशीर ख़ास यू कैन से, वो कह रहे हैं कि ईरान जो है वो 48 घंटों में एटम बम बना सकता है और अगर हम चाहें तो 24 घंटे में हम एटम बम तैयार कर सकते हैं। आप कहेंगे कि एटम बम का अचार डालना है, क्योंकि आपके पास तो कोई इंतज़ाम भी है उसको पहुंचाने का, कोई वॉर हेड्स वगैरह, ये वो तमाम चीज़ें। तो मैं समझता हूं कि वो तमाम चीज़ें तो चाइना एंड रशिया, ख़ास तौर पे रशिया दे चुके हैं। उनके पास वॉर हेड्स मौजूद, उनके पास वो इंतज़ाम मौजूद है, वो जहाज़ मौजूद है, वो सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए वो एक एटम बम को किसी जगह पर मारने की ताकत रखते हैं। एंड दैट विल बी नॉट गुड। अच्छा, नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड, नॉट गुड फॉर द वेस्ट। लेकिन ईरान अगर ये अनाउंसमेंट कर देता है कि 24 घंटे में हमारे पास एटम बम आ चुका है, तो वो नॉर्थ कोरिया की तरह सुकून में भी आ सकता है, ठीक है ना, एक सकूत भी आ सकता है कि भाई ठीक है, अब इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये अब सरवाइव करेगा। लेकिन जब तक तो यहाँ पर अफर तफरी, सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखते ये हैं कि जो सुप्रीम लीडर है वो इस बयान को कब छोड़ते हैं कि इस्लाम में जो है एटम बम हराम है। क्योंकि अगर इस्लाम में एटम बम हराम है तो जिस तरीके से आप किसी भी चीज़ की बात कर लें, तो क्या हमारा जो F-16 है वो क्या वो हलाल है? क्या हमारा जो शाहीन है, हमारा जो गौरी है, हमारा जो भी मिसाइल, क्या वो हराम है? और क्या हमारा एटम बम हराम है? क्या पाकिस्तान हराम एटम बम लेके बैठा हुआ है? पाकिस्तान ने अपने डिफेंस के लिए किया हुआ है, अब डिफेंस करना हराम है। अगर मेरे दुश्मन के पास एटम बम है तो मेरे पास अगर हो तो मैं महफूज ना हूं तो वो तो मेरी ज़िंदगी हराम कर देगा। तो एटम बम हराम ठीक है या मेरी ज़िंदगी हराम ठीक है? तो यहाँ पर जो है सुप्रीम लीडर किस तरह से बात संभालते हैं, करते हैं नहीं करते, मेरी हेडेक नहीं है, ये ईरान जाने, ईरान अकाम जाने, ईरान की आवाम जाने। लेकिन इस टाइम आवाम जो है गवर्नमेंट के साथ दे रही है और देखते हैं कि इनके बयान को वो किस तरह ठीक करते हैं। मैं किसी के भी अक़ीदे पे, किसी के भी मज़हब पे या किसी भी चीज़ के ऊपर मैं नहीं आ रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये है कि अगर मेरे दोस्त के पास, अगर मेरे दुश्मन के पास गन है तो मेरे पास गन का होना ज़रूरी हो जाता है। वो हलाल है, हराम है, लेकिन मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास तलवार होगी और उसके पास गन होगी, मैं नहीं बचूंगा, तो मुझे भी वो चीज़ हाथ में रखनी है जो दुश्मन के पास है। ये मेरा बिलीव है, मैं मज़हब से हट के बात कर रहा हूँ, दिमाग में रखिएगा। इस्लाम क्या कहता है, वो आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा इल्म रखते हैं,
आप कमेंट्स कर दीजिएगा। पाकिस्तान भी अपने दिफा के लिए फ़िक्रमंद रहता है, इस तरीके से सऊदी अरेबिया भी फ़िक्रमंद रहता है, दुनिया को फ़िक्र भी होती है। तो वहीं पर तुर्किया ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश का इज़हार किया है कि पाकिस्तान पे हमला, तुर्की पे हमला तस्वुर होगा, पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला तस्वुर होगा, और तुर्की पे हमला पाकिस्तान और सऊदी अरब पे हमला तस्वुर होगा। ये अच्छी बुनियाद है, और इस बुनियाद के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमें नज़र आता है नेटो। अगर मैं नेटो की बात करूं तो आज नेटो किस हालत में है ये बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि अमेरिका नेटो का हिस्सा है, डेनमार्क नेटो का हिस्सा है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। तो अगर कोई नेटो मुल्क के ऊपर हमला करेगा, तो दूसरा नेटो मुल्क खड़ा हो जाएगा, आर्टिकल 5 लग जाएगा, और सारे का सारा नेटो जो है मिलके उसको मारेगा जिसने हमला किया हुआ होगा। लेकिन आज तक ये कहीं लिखा हुआ नहीं था, कहीं मैं नहीं पढ़ पाया कि अगर नेटो के ऊपर नेटो हमला करेगा तो नेटो खड़ा कहाँ होगा। मेरे लिए पहेली है। आप मुझे सोचिएगा कि दो नेटो मुल्क अगर एक दूसरे पर हमलावर हो जाएंगे, तो नेटो ने ये लिखा नहीं है कि अगर दो नेटो लड़ेंगे तो साथ किसका देना है, ठीक है ना, या चुप हो जाना है, या दोनों को मारना है। ये मेरे इल्म में नहीं है, आपके अगर इल्म में हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूं, आपके सामने रखने जा रहा हूं। ट्रंप कहते हैं, ट्रंप सेज यूएस विल टेक ग्रीनलैंड द इजी वे और हार्ड वे। प्यार से दे रहे हो तो दे दो, वरना मैं उसको अब लूंगा। यानी कि वो जो बात हो रही थी ना कि नेटो बचाना है या ग्रीनलैंड, तो उसने कहा कि जी ग्रीनलैंड जो है मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। ईजी वे, कोई पैसे ले लो, कोई मुंह बचा फेस सेविंग लो अपनी और निकलो यहाँ से, वरना मैं अपनी फ़ौज। देखें, आप ये बात दिमाग में रखें कि आप सोचेंगे कि ग्रीनलैंड में फ़ौज दाखिल होगी, और ऐसा नहीं होगा। अमेरिकन फ़ौज ऑलरेडी ग्रीनलैंड में खड़ी है, ठीक है, और उसको तादाद को बढ़ा भी सकता है, उससे कोई मुश्किल नहीं है। नेटो की सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है वो यूएस का ही चल रहा है वहाँ पर। इस टाइम ग्रीनलैंड जो है वो यूएस की सिक्योरिटी में ही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, ये मलकियत मेरी लिख दें आप, ये मेरी मलकियत है। क्यों मलकियत लिख दें? क्योंकि सिक्योरिटी बहुत कर ली है, अब मुझे इसको खाना है। खाना क्यों है? क्योंकि इसमें रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वो चीन और रूस खा जाएगा। अगर रूस और चीन यहाँ पर आ गए तो मेरा फासला ख़त्म हो जाता है। 5000 माइल मेरा फासला है, वो तो मुझे मिसाइल मार के ग्रीनलैंड से बराबर कर देगा। फिर ये रास्ता भी है, बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है, ये रास्ता बनाएगा चीन और इसको रूस खास तौर पे, तो मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वो रेयर अर्थ मेटल का ख़जाना है। यानी कि इस दौर में जब आपने जो नए वेपन्स बन रहे हैं, जितने भी नए वेपन्स बन रहे हैं, वहाँ पर अगर आपके पास रेयर अर्थ मेटल्स नहीं हैं तो आप टेक्नोलॉजी में ज़ीरो हो जाएंगे। तो जिसके हाथ लग गए वो बादशाह बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना वेनेजुएला की लड़ाई क्या थी? इकोनॉमी, पैसा। किसकी शक्ल में? चोरी नहीं कर सकते, उनका ऑयल पी जाओ तो पैसा आ जाएगा। इस तरीके से ईरान का मामला क्या है? ईरान में जमहूरियत चाहिए, जमहूरियत का मसला नहीं है। जमहूरियत तो कितनों मुल्कों में नहीं है, जमहूरियत बादशाहत है, ठीक है ना। अगर जमहूरियत चाहिए तो पहले बरतानिया पे हमला करो, उसके बाद आपको पता है कि पूरा का पूरा मिडल ईस्ट भी बादशाहत में आता है। लेकिन जहां जमहूरियत नहीं चाहिए, यहाँ ऑयल चाहिए उनको ईरान से। और उसके बाद आप समझ लीजिएगा कि जो ग्रीनलैंड है उसके अंदर से रास्ता निकलेगा, रूस आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, पता नहीं कब आएंगे, वो मुझे उम्मीद ही कोई नहीं है। लेकिन वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल निकालने का तभी होगा जब ये मेरी मलकियत हो जाएगी। अभी नहीं खोद सकता वो, अभी नहीं कर सकता ऑपरेशन वो। तो वो कहता है दिस वे और दिस वे, दिस वे और दैट वे, हार्ड वे और ईजी वे। ये ग्रीनलैंड जी मेरा हो गया है, मुझे ये कबूल करवा दीजिएगा। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। नेटो को अब आप ख़त्म ही समझें, ठीक है ना। नेटो अब बचा नहीं है। अगर कोई इसके बारे में जिक्र करेगा तो मैं उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा सकता हूँ। लेकिन ग्रीनलैंड के लोगों से अगर आप पूछेंगे कि आपको किस तरफ रहना है, तो वो कहेगा मुझे डेनमार्क की तरफ रहना है, मुझे यूएस कबूल नहीं है। अवाम कह रही है, मगर अवाम की इस दौर में सुनता कौन है? अब वो दौर ख़त्म हो चुका है जहाँ पर अवाम की बात सुनी जाएगी। और ग्रीनलैंड के हवाले से ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड में कुछ ना किया तो रूस और चीन इस पर कब्जा कर लेंगे। अब इस बयान के साथ ही वो चढ़ दौड़ेगा। ओके, ये तो थी खास खबरें। अब मैं आपसे आखिरी में जो एक खबर शेयर कर लेता हूँ, वो भी ले लीजिएगा। और वो ये है कि जो हमास है वो कह रहे हैं कि जैसे ही हुकूमत कायम हो जाएगी
मैं दस्तबरदार हो जाऊँगा, मैं मज़ीद इसके अंदर कुछ गड़बड़ करने वाला हूँ नहीं। यहाँ पर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ, जो आखिरी ख़बर है वो ये है कि जब जो नेतन्याहू हैं उनको पता था कि मुझ पर केसेस हैं और वो केसेस जो हैं वो सही हैं और वो केसेस को मैं डिफेंड नहीं कर पाऊँगा तो मुझे सज़ा ही हो जाएगी। और यही बात जो है इसमें एक मोटी नाम से एक किरदार है, उसने बताया था उसकी बीवी को कि सारा जी आपको हफ्ते में एक बार ही मिलने का मौका मिलेगा, आपके शौहर कैद होने वाले हैं और आप जो है वो परेशान हो जाएंगी। तो वो बहुत रोई हैं, चीखी हैं, उसके रिकॉर्ड बन गए हैं। अब क्योंकि इसराइल में हर चीज़ का रिकॉर्ड बन जाता है, तो उन्होंने कहा कि इनका मुआहिदा हुआ था सदर के साथ कि जब मेरे पे केसेस आएंगे तो मैं उसको डिफेंड नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे जो है वो जो हरजोग है ना, हरजोग से रब्ता हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको सदर बनाऊँगा मगर आप मुझे माफ़ी देंगे। इस शर्त के ऊपर ही सदर बनाया वो। और हरजोग जो है वो अपना वादा पूरा करने के लिए मेंटली तौर पर तैयार हैं। इस टाइम वो आम माफ़ी का ऐलान करने वाले हैं नेतन्याहू के लिए, ठीक है ना, प्रेसिडेंशियल माफ़ी उनको मिल जाएगी। तो अगर ये मिल गई है तो फिर वो तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मोटी ने बताया है कि ये आपने कबूल नहीं करनी है माफ़ी, बिकॉज ये कंडीशनल माफ़ी है। सदर का वोट ही इसलिए दिया है इस पार्टी ने कि आप इसको माफ़ करेंगे, तो इस कंडीशनल माफ़ी को सुप्रीम कोर्ट ना माने। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है और दुनिया में क्या होने वाला है। लेकिन जो कुछ भी होने वाला है हमारी नज़र टिकी रहेगी ईरान के ऊपर, ग्रीनलैंड के ऊपर, नेटो के ऊपर और उन तमाम वाक़यात के ऊपर जो इस टाइम वक़ूअ पज़ीर होने वाले हैं। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।